The Storyteller Present. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन रही थी। उसे रह रहकर एक अजीब सा एहसास होता था जो उसे बेचैन करने के लिए काफ़ी था। अक्षत पिकनिक पर जाने से पहले कई सारी चीज़ों को सेटल आउट करना चाहता था, तो वो पूरी तरह से काम में व्यस्त रहता था। मगर ऐसा नहीं था कि इस बीच उसे उसका ख्याल नहीं आता था, क्योंकि वो चाहे कितना भी व्यस्त रहे या खाली, उसे हर वक्त उसका ख्याल रहता था। वो गाहे बगाहे उसके ख्यालों में अपना इख्तियार हासिल कर चुकी थी और हर लम्हा उसके साथ ना होकर भी उसके साथ रहा करती थी। एक यही कारण था कि चंद दिनों में वो छोटी सी लड़की, हाँ वो अक्षत के आगे छोटी थी, उस पर पूरी तरह से अपना हक जमा चुकी थी, जिसका उसे खुद अंदाज़ा नहीं था। आज पिकनिक पर जाना था, सो इसी वजह से अग्निहोत्री मेंशन में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। पलटन के पैर ज़मीन पर नहीं टिकते थे और उनकी खुशी देखते ही बनती थी। उनके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं लेती थी। सभी लिविंग एरिया में बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। राधिका बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी, चेहरे पर झुंझलाहट साफ नज़र आ रही थी। उसने कहा था कि भाई रह कहाँ गया यार, इतना कौन वक्त लगाता है, जबकि मैं खुद उनसे ज़्यादा जल्दी तैयार होकर नीचे आ गई। सीरियसली, वो खुद में बड़बड़ा रही थी जब वो एकदम से आता दिखाई दिया। वाइट शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे, कैमल कलर की जीन्स, सुनहरे बाल जो सेट होने के बावजूद माथे पर बिखर कर उसे और हैंडसम बना रहे थे, उस पर से आंखों पर चढ़ा काला चश्मा जो उसे और आकर्षक दिखा रहा था। दिव्या की नज़र उस पर पड़ी तो उसके मुंह से बरबस ही निकला, कितने ज़्यादा हैंडसम है ना ये। उसकी आवाज़ सुनकर सभी की नज़रें उस दिशा की तरफ गईं और एक पल को उसे देखकर बस वो उसे देखते रह गए। सबको खुद की तरफ इस तरह देखता देख वो एक पल को हैरान हुआ, मगर फिर संभलते हुए सवाल किया, क्या आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं इतना बेकार नज़र आता हूँ? सुनैना जी ने आगे बढ़ते हुए कहा था, नहीं, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, बल्कि हमें डर है कि कहीं तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए। वो अपनी ही बात पर मुस्कुराई, उसका माथा चूम लिया। उसने भी उन्हें गले से लगा लिया। सब उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। देव जी ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, अगर आप माँ बेटे का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो चलें, वरना देर हो जाएगी। उनकी बात सुनकर वो अपने बेटे से अलग हुई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों, आपको हमारा प्यार देखकर जलन होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भला हम क्यों आप दोनों से जलेंगे? उन्होंने फुल एटीट्यूड से कहा, क्योंकि आपका बेटा सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। हाँ, अच्छी गलतफहमी पाल रखी है आपने, पर ये गलत है। वो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। वो कुछ कहती कि उसने बीच आते हुए बीच बचाव करते हुए कहा, गलत बात, मैं सभी लोगों से बराबर प्यार करता हूँ, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि आप सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। किसी एक को खोना भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो झगड़ना बंद कीजिए, वरना हम सच में लेट हो जाएंगे, फिर सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। सब उसे देखकर मुस्कुराए और घर से बाहर आ गए। गाड़ियों का काफिला अपनी मंजिल को बढ़ रहा था। 3 गाड़ियाँ एक साथ मेंशन से बाहर निकली थी। पहली गाड़ी में सुनैना जी, देव जी, वसुंधरा और राजदीप जी, दूसरी गाड़ी में अजय जी के साथ पूरी पलटन, तीसरी गाड़ी में अक्षत और उसके साथ सिया जी थी। हाँ, वो उसके साथ समय बिताना चाहती थी, तो उन्होंने अकेले उसके साथ जाना चुना था। थोड़ी देर में गाड़ी जयपुर के रास्तों पर हवा से बातें करती हुई नजर आ रही थी। अक्षत ने पिकनिक का प्लान अपने फार्म हाउस पर ही बनाया था, जो जयपुर से थोड़ा बाहर की ओर था। अक्षत ड्राइव कर रहा था और सिया जी पैसेंजर सीट पर बैठी उससे बात कर रही थी। तभी अक्षत का फ़ोन वाइब्रेट हुआ था। उसने कॉलर आईडी पर नज़र डाली तो कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट का कॉल था। सो उसने कॉल रिसीव करने से पहले हाथ आगे बढ़ाया, जब एकदम से उसका हाथ पकड़कर उन्होंने सख्ती से कहा था, गाड़ी को एक तरफ रोको, फिर आराम से बात करना। उसने सिर हिलाकर गाड़ी को साइड में रोक दिया। 5 मिनट बाद वो कॉल अटेंड करने के लिए गाड़ी से बाहर खड़ा नजर आ रहा था और सिया जी दूर से उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। जब उन्हें रोड के पार एक आइसक्रीम का पार्लर दिखा था, उन्होंने खुद से कहा था, क्यों ना आज हम दोनों माँ बेटे आइसक्रीम की ट्रीट लें। इसी ख्याल से वो गाड़ी से बाहर आई थी और उन्होंने एक नज़र उसे देख रोड क्रॉस करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। जब वो मुश्किल से कुछ कदम ही बढ़ी होंगी कि एक कार तेज़ी से पूरी रफ्तार से उनकी तरफ आई और वो कुछ सोचती या समझ पाती उन्हें टक्कर मारती हुई वहाँ से निकल गई। अक्षत की नज़र जब उस पर गई तो फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। सांसें एक पल को थम गईं और वो ज़ोर से चीखा, छोटी माँ, और वो भागते हुए लगभग उनके करीब आया। सिया जी रोड पर खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी हुई थे। सिर पर काफ़ी गहरी चोट साफ तौर पर नज़र आ रही थी। पूरा वजूद खून से भीगा हुआ था। आंखें आंसुओं से लबरेज थी। नज़र अपने बेटे पर थी और वो
दौड़ता तड़पता उनके पास घुटनों पर बैठा था, चेहरा हथेलियों में थाम कर तड़प कर कहा था, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ गया ना, आपको कुछ होने ही नहीं दूंगा। वो अपनी लय में न जाने क्या कह रहा था जब उन्होंने अपना कांपता हाथ उसके गाल पर रखा था और अचानक ही वो नीचे गिर चुका था। दिल धक से रह गया, फिजा खामोश हो गई, नज़र एकटक सामने वजूद पर ठहर गई। उसने उन्हें झकझोरते हुए लगभग चीख कर कहा, छोटी माँ, छोटी माँ। वो लगातार उनका नाम पुकार रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरती चली गई थी कि जब 2 गाड़ियां एक साथ वहां पहुंची थी। अक्षत की कार को यूं रुका देख सड़क पर भीड़ जमा होने लगी थी। सब गाड़ी से बाहर आए और सबको एक तरफ करते हुए वो जैसे ही वहां पहुंचे, वहां का नज़ारा देखकर अपनी जगह पर ठहर गए। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। अजय जी एकदम से लड़खड़ाए थे, मगर फिर जल्दी ही अपने होश में वापस आते हुए उन्होंने तुरंत अक्षत के पास दौड़ लगाई थी। सिया जी को एक झटके से अपनी बाहों में उठाया था और गाड़ी की ओर बढ़ गए थे। अक्षत को अपने होश में आने में ज़रा वक्त लगा था, मगर फिर वो खड़ा हुआ और जल्दी से उन लोगों के पीछे भागा। सभी लोग गाड़ी में बैठे हॉस्पिटल के लिए रवाना हो रहे थे। अजय जी ने सिया जी के सिर को अपनी गोद में ले रखा था और उनका पूरा चेहरा लम्हे भर में ही आंसुओं से भीग चुका था। अक्षत कांपते हाथों से ड्राइविंग सीट को संभाल चुका था और बड़ी मुश्किल से ड्राइव कर रहा था। उसकी स्पीड तेज़ और तेज़ और तेज़ होती जा रही थी। थोड़ी देर में अक्षत की गाड़ी सिटी हॉस्पिटल ऑफ जयपुर के बाहर आकर रुकी थी। अब तक दोनों गाड़ियां अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थीं। अजय जी जल्दी से गाड़ी से बाहर आए थे और हॉस्पिटल की ओर उन्होंने अपने कदम बढ़ाए थे। अग्निहोत्री फैमिली को हॉस्पिटल में देखकर एकदम से हड़कंप मच गया था। स्टाफ ने तुरंत स्ट्रक्चर ले आया। अजय जी ने सिया जी को उस पर लेटाया और डॉक्टर को आवाज़ देते हुए चीखने लगे थे। उनकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर्स की टीम तुरंत हरकत में आई थी और पेशेंट की ऐसी हालत देखकर वो तुरंत उसे लेकर ओटी की तरफ बढ़ गए थे। लगभग 5 मिनट के अंदर उन्हें पूरी तरह से एडमिट कर लिया गया था। सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। अग्निहोत्री परिवार के लोगों में बेचैनी थी और वो सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े मौजूद नजर आ रहे थे। पलटन की हालत उन सब में सबसे ज़्यादा खराब थी। आहान और दिव्या को अपनी कोई सुध नहीं थी। सुनैना जी और वसुंधरा जी बड़ी मुश्किल से उन लोग को संभाल रही थी। अक्षत ब्लैंक एक्सप्रेशन से ओटी की लाइट को घूर रहा था। उसकी आंखों के सामने सिया जी का मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था। अजय जी, देव जी, राजदीप जी ने उसे संभालने की कोशिश की थी। वो खुद भी इस कोशिश में लगे थे, मगर सब नाकामयाब था। अजय जी को अपनी वाइफ की ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो एकदम से टूट गए थे। 5 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ तौर पर नज़र आ रही थी। डॉक्टर को देख उसने बेचैनी से सवाल किया था, व्हाट्स द कंडीशन? हम कोई झूठी तसल्ली नहीं देंगे, पर उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका है, सर पर गहरी चोट है, दिमाग पर भी असर पड़ा है और हमें उनका ऑपरेशन करना होगा, मगर हम अभी कुछ कह नहीं सकते। सक्सेसफुल होने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी जब तक सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाती। कुछ भी कहना बेकार होगा। फ़िलहाल तो बस हम इतना कह सकते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे। बाकी इतना कहकर वो खामोश हो चुके थे और वहाँ से जा चले गए। एक नज़र उन्हें देख वहाँ से चले गए। उनकी बात तीर की तरह उन सबके दिल में चुभी थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर करें तो करें क्या। सिचुएशन एकदम से ऐसे कैसे हो गई थी। अजय जी किसी हारे हुए इंसान की तरह कुर्सी पर बैठ चुके थे और खाली आंखों से ऑपरेशन को देख रहे थे। इधर अक्षता बिखरी हुई सी हालत में राजवंश हाउस आई थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा था, आंखें लाल थी, बाल बिखरे थे, हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उसने एक नज़र लिविंग एरिया में डाली जो पूरी तरह से खाली था। फिर रावी के कमरे में जहां वो आराम कर रही थी। वो जल्दी से दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ी और अपने कमरे में दाखिल हुई। दरवाज़ा बंद कर वो वहीं ज़मीन पर दरवाजे से लग कर बैठ गई और आंखों में ठहरे आंसू झर झर कर बहने लगे। वो बुरी तरह सिसक सिसक कर रो रही थी। उसकी आवाज़ बाहर ना जा सके सो उसने हाथों की मदद से अपने मुंह को ढक लिया था और मन ही मन कह रही थी, ये मुझसे क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना था, मैंने गलत किया। अगर किसी को पता चल गया तो उन्हें कुछ हो गया तो नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं, मैं भाई को क्या जवाब दूंगी अगर उन्हें कुछ पता चल गया, और अगर उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो, या वो मेरे सामने आकर मुझसे सवाल जवाब करने लगे तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। वो खुद में ना जाने क्या बड़बड़ा रही थी, खुद को संभाल रही थी और एक नज़र उसने खुद को भी देखा था
कैसी हालत हो चुकी थी उसकी, और वो बस बड़बड़ाए जा रही थी। दिमाग में शायद कुछ चल रहा था, कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था, मगर क्या अभी कहना मुश्किल था। इधर अक्षत ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। एक नज़र अपने परिवार को देखा था, जो अजीब सी टूटी बिखरी सी हालत में ऑपरेशन थिएटर को ही देख रहा था। उसकी नज़र दिव्या और आहान पर पड़ी, जिनकी आंखें पूरी तरह से खाली थी और नज़र सामने टिकी हुई थी। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों में आई नमी को संभाला। उन्हें ऐसे देखकर उसे वाकई तकलीफ हुई थी। फिर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही एक्सीडेंट का पूरा मंजर उसकी आंखों में घूम गया। अचानक से उसके दिमाग में स्पार्क हुआ। कार, उसने वाइट कार को देखा था जो पूरी ताकत से उनको टक्कर मारती हुई वहाँ से चली गई थी। उसने अपनी हाथ की मुट्ठी बांध ली और आंखें खोल दी, जो गुस्से से लम्हे भर में गुस्से से लाल हो चुकी थी। माथे पर नसें उभर आई थी और सलीके से जमे बाल बुरी तरह बिखर गए थे। शर्ट पूरा खून से भीगा हुआ था, जगह जगह खून के धब्बे थे। इस वक्त वो वाकई किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसका ये रूप काफ़ी भयानक था, जो किसी को भी डरने पर मजबूर कर सकता था। देव जी की नज़र उस पर पड़ी। एक पल को उनका दिल ही धक्क से रह गया। अक्षत की आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। उन्होंने उसे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। अक्षत ने एक नज़र ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखा, फिर वहाँ से निकल गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। देव जी के अलावा किसी की नज़र उस पर थी ही नहीं, तो वो किसी से क्या कहता। उसके जाने का उन्हें कोई आइडिया नहीं था। वो उसे रोकना चाहते थे, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उसका हुलिया देखकर खामोश रहना ही बेहतर समझे थे। उन्होंने सर झटका और दोबारा से उन सबको संभालने की कोशिश करने लगे। अक्षत ने गाड़ी में बैठते हुए किसी को कॉल मिलाई। कॉल रिसीव होते ही उसने लगभग ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा था, अगले 5 मिनट में मुझे मेहुल रोड पर आकर मिलो। बिना जवाब सुने फ़ोन काट दिया और फुल स्पीड में वहाँ से निकल गया। पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत थी। गवाह उसके हाथ पर उभरती नसें थीं। लगभग 10 मिनट के अंदर वो अपनी मंजिल पर था। गाड़ी से बाहर आते हुए उसने एक सरसरी निगाह चारों तरफ डाली। ये वही जगह थी, ये वही मंजर एक बार फिर उसकी आंखों में था, जहाँ कुछ देर पहले उसने अपनी छोटी माँ को खून से लथपथ देखा था। रोड पर अभी भी खून था, जिसे देखकर एक बार फिर उसका सब्र जवाब दे गया और आंखों में नमी उतरने लगी। करण जल्दी से वहाँ पहुँचा और उसे देखकर उसने कहा, क्या हुआ है? और ये खून, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ क्या सब ठीक है? उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। अक्षत ने उसे ब्लैंक आंखों से देखा और कहा, हाँ। रोड की ओर इशारा कर। मेरी छोटी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे कुछ देर पहले। आसपास जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उनकी छानबीन करो। अगले 10 मिनट में मुझे कार का नंबर और ओनर की डिटेल चाहिए। लहजा ठंडा था। बात सुनकर करण ने एक संजीदगी भरी निगाह उस पर डाली और जल्दी से वहाँ से चला गया। अक्षत वहीं अपनी गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया। उसे करण की काबिलियत पर कोई शक नहीं था। वो जानता था 10 मिनट मतलब सिर्फ 10 मिनट। नज़र अब भी रोड पर बिखरे खून पर थी। 10 मिनट, ठीक 10 मिनट बाद एग्जैक्ट करण वहाँ पहुँच चुका था। अब उसके हाथ में उसका लैपटॉप था। उसने उसे अक्षत की ओर बढ़ाकर कहा, पता चल गया जिस कार को मैम ने मैम को टक्कर मारी थी, उसकी फुटेज इसमें है। और एक पल ठहर कर उसे देखकर, और वो कार मिस्टर राघव राजवंश के नाम पर रजिस्टर्ड है। राघव का नाम सुनकर वो हैरानी से उसे देखने लगा था। करण ने चेहरा नीचे कर लिया। अक्षत ने लैपटॉप लिया और उस पर फुटेज देखने लगा। कार वाकई राघव की थी, क्योंकि अक्षत ने 2-3 बार उसे कार में बैठते हुए देखा था। हाथ की मुट्ठी बंध गई थी। उसने फुटेज जूम किया और अंदर बैठे शख्स को देखकर अक्षत के अंदर गहराई से कुछ टूटा। बेआवाज़ दिमाग सुन्न हो गया। आंखें आंसुओं से भीगने लगी, क्योंकि अंदर कोई और नहीं, अक्षिता बैठी थी, जिसने सिया जी को पूरी तरह टक्कर मारी थी और बिना रुके उनका हाल अहवाल पूछे वहाँ से जा चुकी थी। उसने एक नज़र पलटकर देखना तक ज़रूरी नहीं समझा था। अक्षत के कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे। अगर करण ने उसे ना संभाला होता तो यकीनन वो बुरी तरह ज़मीन पर गिर जाता। नज़रें अभी भी लैपटॉप स्क्रीन पर थीं, जिस पर वो थी। उसका चेहरा साफ तौर पर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। उसने खुद से कहा, नहीं नहीं नहीं, ये तुम नहीं कर सकती हो यार, तुम्हारे बस का नहीं है ये, तो तुम ऐसी नहीं हो, है ना? तुम नहीं कर सकती ना। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल इस बात का गवाही नहीं दे रहा था
कि उसकी प्रिंसेस ऐसा कर सकती है, वो इतनी बेरहम है। अक्षत ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और करण से सवाल किया, तुमने ठीक से चेक किया ना, ये फुटेज असली है ना, यही वो फुटेज है ना? उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे एक उम्मीद भरी नज़र करण पर डाली थी और करण उसके इमोशंस को समझते हुए आहिस्ता से बोला था, बिल्कुल, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने इसे 2-3 बार चेकआउट किया है। ये फुटेज बिल्कुल असली है और मैम का एक्सीडेंट राजवंश सर की बहन ने ही किया है, जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं। करण का जवाब सुनकर अक्षत बुरी तरह टूटा था। कसकर आंखें बंद की थी और हाथों की मुट्ठी बांध ली थी। बंद आंखों से आंसू लुढ़के थे और सांस वो तो अब अक्षत को आ ही नहीं रही थी। दिल ऐसा लग रहा था किसी ने मुट्ठियों में जकड़ लिया और अब वो फिर से सांस लेने के काबिल नहीं हो पाएगा। आज का एपिसोड यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताएं।